जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले वीडियो में हम यूनिट नंबर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे थे। उस वीडियो के अंदर हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या हैं, और हम जानते हैं कि कम्प्लेक्स कंपाउंड की सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि उसके अंदर एक मेटल होता है और मेटल के साथ लिगेंड्स जुड़े रहते हैं। लिगेंड का मतलब मैंने बताया था कि लिगेंड लीव्स बेस होते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है उसमें मेटल की दो टाइप की वैलेंसीज होती हैं। प्राइमरी वैलेंसी मतलब मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर, सेकेंडरी वैलेंसी मतलब मेटल के साथ कितने लिगेंड्स जुड़े हुए हैं। और ये भी देखा था कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कोऑर्डिनेशन एंटिटी में जो भी आयंस होते हैं वही आपके आयोनाइज होते हैं, वही उसी का टेस्ट होता है। लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल भी कोई किसी भी टाइप का टेस्ट नहीं देते हैं। हम सिंपली ऐसे भी कह सकते हैं जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उसमें सेकेंडरी बैलेंसी कैसी होती है, नॉन आयोनाइजेबल होती हैं। ये सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ कम्प्लेक्स कंपाउंड देख भी सकते हैं, और उसी के साथ साथ ये एग्जाम्पल भी मैंने थोड़ा सा समझाया था। और हम ये भी जानते हैं कि डबल सॉल्ट और कम्प्लेक्स सॉल्ट में अंतर क्या होता है। हम सब ये भी जानते हैं कि जो आपके बर्नर थे उन्होंने कम्प्लेक्स कंपाउंड में बहुत ज़्यादा वर्क किया और उन्हें उसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला। हमने ये भी देखा कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती हैं, सेंट्रल एटम क्या होता है, लिगेंड क्या होते हैं। लिगेंड तो आपके लीव्स बेस होते हैं। लिगेंड के टाइप भी देखे थे, यूनिडेंटेड, बाईडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पॉलीडेंटेड और आपका हेक्साडेंटेड, पेंटाडेंटेड। लिगेंड्स के दो टाइप और होते हैं कि एक तो चीलेट वाले लिगेंड जिनमें मान लीजिए 2 से 3 एटम, 4 एटम, 5 एटम हो सकते हैं आपके डोनेट करने वाले, इन्हें हम चीलेट वाले लिगेंड कह सकते हैं। और ये आपका EDTA सबसे अच्छा बेस्ट एग्जांपल है। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो आपके कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर तब हम पहचान पाएंगे जब हम ये समझें कि मेटल को कितने एटम या मॉलिक्यूल या आयंस कंपाउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। हमेशा लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है। लिगेंड 3 स्पेशल टाइप के होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। इसमें से नंबर 1 है 92N। अगर नाइट्रोजन मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 92N बोलेंगे। अगर मेटल को इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन दे रहा है तो 92O बोला जाएगा। इसी के साथ साथ HCN होता है, तो HCN इसे हम थायोसाइनेटो-S या हम थायोसाइनेटो-N भी कह सकते हैं। इसी के साथ साथ हम ये भी समझ चुके हैं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है जो ब्रैकेट के अंदर होता है, और ये भी देखा था कि कोऑर्डिनेशन पॉलीहीड्रोन क्या होता है। मतलब जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उसमें सेंट्रल मेटल एटम की साइज और उससे जुड़े हुए लिगेंड्स के आधार पर कि वो लिगेंड्स कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग है, वीक हैं, कैसे हैं, तो उसके आधार पर आपके कुछ एग्जांपल्स हमने आपको बताए थे कि पॉलीहीड्रोन एंटिटी के। जैसे अगर किसी एक मेटल के साथ 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं और एक मेटल को 6 लिगेंड इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, 12 इलेक्ट्रॉन देंगे, 12 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो उसकी शेप होगी ऑक्टाहेड्रल। हाइब्रिडेशन 2 टाइप की होती है, D2sp3 और sp3d2। अगर D2sp3 है तो उसे हम इनर कम्प्लेक्स कहते हैं, और आपका sp3d2 है तो इसे हम आउटर कम्प्लेक्स कहते हैं। केवल ऑक्टाहेड्रल की मैं बात कर रहा हूँ, बस ऑक्टाहेड्रल की बात हो रही है, बस और किसी की बात नहीं हो रही। अगर हम यहीं पर टेट्राहेड्रल की बात करें तो टेट्राहेड्रल में क्या होता है कि एक मेटल के साथ 4 लिगेंड लगे होते हैं, तो उस कम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। और कुछ ऐसे कंपाउंड जिनमें मेटल के साथ 4 लिगेंड तो होते हैं लेकिन उनकी हाइब्रिडेशन DsP2 होती है, तो वो आपका स्क्वायर प्लेनर होता है। इसी के साथ साथ हम ये भी समझ सकते हैं कि जो आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है ना, तो उसमें एक मेटल को 5 लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। इसमें से 3 लिगेंड एक प्लेन में होते हैं, बाकी के 2 लिगेंड अबव द प्लेन एज वेल एज बिलो द प्लेन होते हैं। और लास्ट वन है स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल ऐसा कम्प्लेक्स कंपाउंड होता है जो करता क्या है कि जिसमें 4 लिगेंड तो प्लेन में होते हैं, एक लिगेंड अबव द प्लेन होता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डिस्कशन था। अब हम चलते हैं जहाँ पर पहले हम वर्क कर रहे थे, और जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचेंगे तो हमें देखने को मिलेगा
कि ऑक्सीडेशन नंबर से होते हुए, अब सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर तो मैं कल बता ही चुका हूँ। उसी के साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि होमोलैप्टिक कम्प्लेक्सेस और हेट्रोलैप्टिक कम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। ऐसे कम्प्लेक्स कंपाउंड जिनमें एक टाइप के लिगेंड्स होते हैं उन्हें कहते हैं होमोलैप्टिक कम्प्लेक्स कंपाउंड, और इसमें मिक्सचर होते हैं। मान लीजिए 2 क्लोरीन के एटम हैं या 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, 6 अमोनिया हैं, तो उस केस में हम कह सकते हैं वो आपका हेट्रोलैप्टिक लिगेंड है। इसी के साथ साथ हम ये भी समझते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम जो होता है, मेटल होता है, उसके ब्रैकेट में रोमन नंबर लिखा जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होता है। अगर 0 हो तो 0 लिखेंगे, अदरवाइज हम जो भी ऑक्सीडेशन नंबर होगा 1 2 3 वो। तो यहाँ तक हम डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम आगे से एक एग्जाम्पल देखते हैं, तब आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर कुछ दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 5.2 कि राइट द फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। जैसे इन्होंने बोला टेट्रा अमाइन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। अब यहाँ पर 4 तो अमीन हैं तो NH3 का होल 4 हो जाएगा। वाटर 1 है तो एक्वा, तो 1 क्लोरीन होगी, आपका 1 H2 हो गया। NH3 को ब्रैकेट में बंद करेंगे, H2O को भी ब्रैकेट में बंद करेंगे, पर Cl सिंगल एटम है तो उसे ब्रैकेट में बंद नहीं करेंगे और कोऑर्डिनेशन स्फीयर लगा देंगे, Cl2 लिख देंगे। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब यही तो तुम्हें आइडिया लगाना है कि मान लीजिए कि तुम्हें कैसे मालूम पड़ेगा क्लोरीन के एटम कितने लगे हैं। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यह देख रहे हो कि क्लोरिडो कोबाल्ट लगा हुआ है। इसका मतलब 1 क्लोरीन तो अंदर है और 2 क्लोरीन बाहर है, तभी तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर 3 है। समझ सकते हैं ना आप। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें, मतलब प्राइमरी बैलेंस को चेक कर लें। अगर हम बी पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सी ठीक है, और दो जिंकेट हाइड्रोक्सी दो जिंकेट सेकंड आयन की अगर हम बात करें तो सिंपली हम कह सकते हैं उसमें 2 पोटेशियम के मॉलिक्यूल एटम होंगे, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जिंक मेटल है, 4 वो हाइड्रोक्साइड आयन है। अब देखो इस कम्प्लेक्स के अंदर पोटेशियम की संख्या 2 कैसे है, वो कैसे पता लगेगी, क्योंकि जिंकेट जो जिंक है ना, तो जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर है 2। इसका मतलब क्या है, हाइड्रोक्सी तो उन्होंने बता ही दिया कि 4 हैं, और अब अंदाज़ा लगा लो कि अगर 4 नेगेटिव चार्ज हैं बराबर के बाद पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा तो कितने पोटेशियम के आयन उसमें होने चाहिए, पोटेशियम के एटम होने चाहिए। हमेशा याद रखिए कोई भी पॉजिटिव चार्ज वाला मेटल होता है उसे पहले बोला जाता है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर से पहले ही लिखा जाता है। इसी के साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं जो थर्ड कंपाउंड है पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो एल्यूमिनेट थर्ड। तो यहाँ पर अब सीधा सीधा उन्होंने बता ही दिया कि ट्राईऑक्सलेटो है। ट्राईऑक्सलेटो जब है तो इसका मतलब क्या हो कि एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन नंबर आपकी 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि पोटेशियम के एटम 3 होंगे। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि डाईक्लोरिडो बेस। अब बेस का मतलब होता है जो डाइडेंटेड लिगेंड होते हैं वो 2 बार अगर आते हैं तो बेस के नाम से जाने जाते हैं, और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि इथेन 1,2 डाई अमाइन कोबाल्ट थर्ड। इसका मतलब क्या है कि कोबाल्ट यहाँ पर 3 ऑक्सीडेशन नंबर में। अब कैसे मालूम पड़ेगा, ये जो आपका क्लोरीन है वो आपका 2 हैं तो -2 संख्या हो गई। फिर इन पर तो 0 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। अब यही -2 जब इक्वल के बाद जाएगा तो हो जाएगा +2, और ऑलरेडी यहाँ पर एक प्लस का चार्ज है तो +3 ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, सीधी सी बात है। तो इस तरीके से हम किसी सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हम आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम टेट्रा कार्बोनिल निकल 0 की बात करें तो ये वही कंपाउंड है जिसमें जो निकल एटम है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। रीज़न क्या है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड है उस कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। अब इसके उलट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें एग्जाम्पल नंबर 5.3 में ये समझाया गया है कि किस तरीके से हम IUPAC नेम को लिखें। जैसे मान लो हमारे पास प्लैटिनम और अमोनिया 2 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है।
तो डाई अमाइन बोलेंगे। क्लोरीन एक है तो क्लोरीडो बोलेंगे। नाइट NO2 लिखा हुआ है तो ये 100% 92 N है। और यहाँ पर प्लैटिनम सेकंड बोला जाएगा तो सीधी सी बात है PtNH3 का होल ट्वाइस ClNO2 को हम बोलेंगे क्या कि डाई अमाइन क्लोरिडो 92 N प्लैटिनम सेकंड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कंपाउंड को देखते हैं। इस कंपाउंड को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि पोटेशियम के एटम की संख्या 3 है, क्रोमियम 1 है और कोबाल्ट जो आपका कोबाल्ट तो है ही नहीं, हाँ ऑक्सलेट की संख्या 3 है। मतलब एक ऑक्सलेट में 2 ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कम्प्लेक्स में प्राइमरी वैलेंसी हो गई 3 + की 3। ठीक है, एक बात। दूसरी बात जो ऑक्सलेट है ना, तो ऑक्सलेट में एक ये आपका बाइडेंटेड लिगेंड है तो ऑक्सलेट बाइडेंटेड लिगेंड होता है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इस कंपाउंड का जो नाम होगा वो लिखा जाएगा कि पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो क्रोमेट थर्ड आयन। सीधी सी बात है, पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो क्रोमेट थर्ड। आयन नहीं बोलेंगे क्योंकि वहाँ पे पीछे आयन नहीं है। अब हम नेक्स्ट कंपाउंड को देखते हैं जो आपका C है। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर E2 मतलब 1,2 इथाइलिन डाइअमाइन है और Cl2 क्लोरिडो है, बाहर क्लोरीन है। ठीक है, तो अब हम कैसे बोलें, तो सीधी सी बात है डाई क्लोरिडो बेस मतलब इथाइलिन डाइअमाइन की संख्या 2 है तो ईथेन 1,2 डाइअमाइन ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड होने का रीज़न ये है कि 2 Cl हैं 1 Cl है तो 3 Cl उधर जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज 3 हो जाएगा, उधर जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज बराबर के बाद, तो इसका आंसर हो जाएगा, नाम हो जाएगा डाई क्लोरिडो बिस ईथेन 1,2 डाई अमाइन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। अगर हम डी क्वेश्चन की बात करें जो कि हमें दिखाई दे रहा है, इसमें कोबाल्ट तो मेटल है, 5 अमीन के लिगेंड हैं और एक CO3 है। और जब एक CO3 है तो सीधी सी बात है CO3 पर आपका 2 नेगेटिव चार्ज है और Cl पर 1 नेगेटिव चार्ज है तो ऑब्वियस है कि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा। तो पोटेशियम अमाइन कार्बोनेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। अब है Hg मतलब मरकरी पहले, फिर कोबाल्ट है और SCN के होल 4 है मतलब 4 लिगेंड हैं SCN के। तो सीधी सी बात है मरकरी, अब हम देखेंगे मरकरी की बैलेंसी क्या है। यहाँ पे मरकरी की यहाँ पे बैलेंसी क्या है, तो यहाँ पर मरकरी की बैलेंसी शो हो रही है केवल 1। तो मरकरी फर्स्ट टेट्रा थायोसाइनेटो S कोबाल्टेट थर्ड क्लोराइड। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को 5.3 को कर चुके हैं और इसी तरीके से हम देख सकते हैं कुछ इंटेक्स क्वेश्चन है जिसे हम बोर्ड पर जब मैं पढ़ाना शुरू करूँगा प्रोफेशनली तो वहाँ पर मैं समझाऊँगा। अभी मैं NCERT से करवा रहा हूँ इस तरीके से, फिर मैं बोर्ड पर भी टीचिंग करने वाला हूँ बहुत ही सीरियस तरीके से, क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चों के अंदर बहुत सारी क्यूरियसिटी है पर वो बहुत सारी चीज़ें उन्हें मालूम नहीं हो पाती। अब हम बात करते हैं आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आइसोमेरिज्म की जैसी ही बात आती है तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे कम्प्लेक्स कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर मास तो सेम है, केमिकल फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन उनके अंदर एटम्स मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट डिफरेंट है, तो इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं आइसोमर्स। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर 2 टाइप की आइसोमेरिज्म पाई जाती है, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को पढ़ लें तो बेटर रहेगा। तो सबसे पहले आइसोमेरिज्म है लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्या है? लिंकेज आइसोमेरिज्म। दूसरी वाली क्या है? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तीसरी वाली है आयोनाइजेशन और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमर्स हैव द सेम केमिकल फॉर्मूला, केमिकल bonds, but they have a different spatial arrangements. Structural isomers have a different bonds. A detailed account of these isomers are given below. जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें तो प्लेटिनम का ये जो कम्प्लेक्स है और इस कम्प्लेक्स में हम देख सकते हैं कि 2 क्लोरीन है 2 अमीन है और इसमें
अपोजिट साइड में क्लोरीन लगे हुए हैं, तो एक है सिस और एक है आपका ट्रांस। तो इस टाइप की आइसोमरिज्म को हम सिस ट्रांस आइसोमरिज्म के नाम से भी जानते हैं। अगर हम आइसोमरिज्म की अगर हम बात करें तो हेटेरोलेप्टिक कम्प्लेक्स के अंदर तो पॉसिबल है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, होमोलेप्टिक में नहीं होती। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, एक मेटल है, दो अलग टाइप के लिगेंड हैं, दो अलग टाइप के लिगेंड हैं। तो सीधी सी बात है, इसमें सिस ट्रांस आइसोमरिज्म बहुत अच्छे से समझ में आ सकती है। अगर हम ऐसे बात करें कि एक मेटल है मान लीजिए और चार अलग अलग लिगेंड हैं, यूनिडेंटेड लिगेंड है, ठीक है, तो इससे तीन टाइप की आइसोमरिज्म होगी, 3 आइसोमर्स होंगे, 2 होंगे सिस ट्रांस आइसोमर, 2 सिस होंगे और एक आपका कैसा होगा, ट्रांस आइसोमर होगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इस कम्प्लेक्स के अंदर हम देख रहे हैं कि कैसा आइसोमरिज्म, किस तरीके की आइसोमरिज्म हमें दिख रही है, ठीक है। तो ये हम आइसोमरिज्म देख सकते हैं इस कम्प्लेक्स के अंदर। तो ये आइसोमरिज्म का काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। आगे चलते हैं। अगर हम MX2LL लिगेंड, मतलब एक ही टाइप के लिगेंड, मान लो ईन हो सकता है, कार्बोक्जिलेट हो सकता है, तो हेक्साडेंटेट लिगेंड तो नहीं है, पर यहाँ पे 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, थायरीन डाइअमाइन है, तो इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हमें सिस और ट्रांस दिखाई दे रही है। हम देख सकते हैं कि ये वाली तो आपकी ट्रांस है और ये है सिस। ये क्या है, ये ट्रांस है, ये आपका सिस है और ये ट्रांस है। तो इस तरीके से आइसोमरिज्म हम देख सकते हैं। एक और टाइप की आइसोमरिज्म होती है, बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसे हम फेसियल या फेस मेरिडियोनल आइसोमर आइसोमर कहते हैं। अब एक्चुअल में आप क्या देख रहे हो, अगर लिगेंड एक ही फेस में मान लो दो एक मिरर इमेज की तरह है, तो ये आपका हो गया आपका फेस आइसोमर। और मेरिडियन में क्या है, ये 3 लिगेंड तो आपके इस तरीके से हैं, ये रहे, और 3 लिगेंड ऐसे हैं, ठीक है। तो इस टाइप के आइसोमर को हम मर आइसोमर के नाम से जानते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की बात करें, तो अगर ऐसे कंपाउंड, ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें एनेंशियोमर्स होते हैं, जो एनेंशियोमर होते हैं और सुपर इम्पोजिबल नहीं होते कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो उस टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होती है और मिरर इमेज पाई जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2 ईन के लिगेंड हैं और 2 क्लोरीन हैं, तो उसमें लेबो और डेक्स्ट्रो टाइप की आपकी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पाई जाती है। इसी के साथ साथ हम देख सकते हैं कि एक अगर आपसे पूछा जाए सिस और ट्रांस आइसोमरिज्म बनाओ तो डाइअमाइन हेक्सासाइनोट के लिए, तो आप आसानी से बना सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से ये भी कंपाउंड बना सकते हो आइसोमरिज्म में। अगर हम बात करें लिंकेज आइसोमरिज्म की, तो लिंकेज का मतलब यही होता है कि एम्बीडेंटेड लिगेंड है, जो अलग अलग टाइम पर अलग अलग मेटल के साथ अलग अलग एटम अरेंज हो रहा है। कोऑर्डिनेशन में ये होता है कि 2 अलग अलग कम्प्लेक्स होते हैं, इसमें एक्सचेंज हो जाता है। कोबाल्ट के साथ मान लीजिए एक टाइम पे अमोनिया इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरे टाइम पे दे रहा है क्रोमियम को साइनाइड, इस तरीके से वो बदल सकते हैं। आयनाइजेशन में ये होता है कि बाहर के आयन अंदर चले जाते हैं, अंदर के आयन बाहर आ जाते हैं। हाइड्रेट आइसोमरिज्म को ही हम सॉल्वेट आइसोमरिज्म कहते हैं और इसमें वाटर के मॉलिक्यूल अंदर चले जाते हैं, अंदर के वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाते हैं। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं। अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंट क्या, लिगेंड फील्ड थ्योरी या बॉन्ड कोऑर्डिनेशन, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट सेगमेंट में देखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।